आज जब मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मुझे एक बात पता लगी। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने रिपोर्ट किया है कि फार्मा इंडस्ट्री 3 गुना की ग्रोथ लेने वाली है। अभी ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की है, आने वाले 2030 तक ये इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होने वाली है। मतलब सीधा 3 गुना बढ़ेगा। बड़े भी क्यों ना 20 साल की अगर हम बात करें तो 20 साल पहले जो थाली में न्यूट्रिशंस थे वो आज के टाइम पे थाली में बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे हवा, पानी, खाना तीनों खराब है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर बीमार पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फार्मा इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, वेलनेस इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगी तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे 6 मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में आपके पैसे को बहुत बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देंगे आपको। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसके अंदर एक और चीज है। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, 5 स्टेप्स का मंत्र होने वाला है। किसी भी स्टॉक पे आप इंप्लीमेंट करो, आपको उससे बहुत रिजल्ट मिलेगी। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, मतलब सेम एक्टिविटी भी करवाऊंगा। अगर वो एक्टिविटी आपने कर लिया, आप मास्टर बन जाओगे फंडामेंटल एनालिसिस करने में। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। यहां पे आप देख ही सकते हो इंडस्ट्री का करंट जो अभी है $42 बिलियन का है, मतलब 3 लाख करोड़ का है। और 2030 तक जो होने वाला है, और ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, वो होने वाली है लगभग 10 लाख करोड़ की। मतलब सीधा सीधा 3 गुना बढ़ेगा। अगर 3 गुना बढ़ेगा तो स्टॉक्स अगर बेस्ट वाले चूज कर लिए गए तो पैसा भी आपका 3 गुना बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट 100% मतलब एक तरीके से रिस्क फ्री चीज होने वाली है क्योंकि ग्रोथ तो होने ही वाली है इस इंडस्ट्री की। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, मैंने देखा कुछ बढ़िया म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 10 टॉप के बेस्ट फार्मा स्टॉक्स पिक कर लिए। ठीक है, 10 बेस्ट फार्मा स्टॉक्स पिक कर लिए किन्होंने? म्यूचुअल फंड वालों ने। अब म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरे दिमाग ने थोड़ा सा बोला कि अगर म्यूचुअल फंड अगर कर रहा है, 10 कंपनीज उन्होंने टॉप के चूज कर लिए, तो अपने को दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्यों ना हम इन्हीं को फॉलो कर ले। अब क्यों फॉलो कर ले, व्हाई वी कैन रिलाई ऑन म्यूचुअल फंड्स, ये मैं आपको अभी बताता हूं, 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा। कि देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा है कि आप डायरेक्टली शेयर्स खरीद लो, डायरेक्टली इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दो। मतलब अगर आपको रिलायंस का शेयर लेना है, टाटा का शेयर लेना है, बजाज का शेयर लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हो, अप स्टॉक्स को, एंजल वन को, ज़रोधा को या फिर ग्रो को, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, उसके अंदर जाके डायरेक्टली उस कंपनी का नाम सर्च करना है। रिलायंस अगर चूज करना है आपको, रिलायंस का नाम सर्च कर लो और डायरेक्टली शेयर्स उसके खरीद सकते हो आप। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, और जो कि बहुत बेहतरीन तरीका कह सकते हो आप, हर जगह पोस्टर्स पे आपको दिखता होगा, म्यूचुअल फंड सही है। अब वो क्यों है? दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्यों सही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी एनालिसिस गड़बड़ हो सकती है, शायद आपने इस इंडस्ट्री के ऊपर उतनी रिसर्च नहीं करी, आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हो, रिस्क फ्री चलना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ना एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा म्यूचुअल फंड्स क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, ये कुछ जबरदस्त मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जबरदस्त मैनेजर्स जिनकी नॉलेज मेरे से और आपसे ज्यादा होती है, जो कि इसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके पास डिग्रीज होती है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, और वो हजारों करोड़ का एसेट मैनेजमेंट करते हैं। मतलब हजारों करोड़ के फंड को मैनेज करते हैं और बढ़ा के उनको देते हैं। ऑलराइट, तो उनकी नॉलेज ऑब्वियसली हमसे ज्यादा होगी। अब अगर म्यूचुअल फंड्स ने टॉप 10 फार्मा कंपनीज को चूज कर लिया, उस आर्टिकल में मैंने देखा, तो अगर कर लिया तो क्यों ना हम इसी के ऊपर एनालिसिस कर ले। और मैंने उन 10 के 10 स्टॉक्स पे थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करी और उसमें से 6 स्टॉक्स मैं आपको अभी रिकमेंड करने वाला हूं एक एक करके। ठीक है, इनमें से 10 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स की हम फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने करने वाले, जो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का मंत्र देने वाला हूं ना, उसी को यूज करके अभी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं हम। उसके बाद बाकी के एनालिसिस आप खुद करेंगे और 6 के 6 स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छी नॉलेज आप लेने वाले हो वीडियो से। क्या मंत्र है? ये 5 स्टेप्स हैं और इन 5 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया किसी भी स्टॉक पे तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करने में मास्टर बन जाओगे। राइट, पहला आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको अपना एक माइंडसेट बनाना है कि आप एक लड़की के पिता हो। ठीक है, आप एक लड़की के पिता हो, मतलब आपको अब अपनी लड़की की शादी करनी है, तो आप एक ससुर वाली फीलिंग अपनाओ, अपने अंदर अपनाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपको अपने अंदर ये चीज लेनी पड़ेगी कि मैं एक लड़की का पिता हूं और मुझे अपनी लड़की के लिए एक दामाद ढूंढना है, मतलब एक वर ढूंढना है। ठीक है, शादी करवानी है और वो मेरा दामाद जो होगा उससे मुझे कैसे सवाल पूछने हैं, क्योंकि मैं अपनी बेटी देने वाला हूं उसे, तो मुझे कैसे सवाल पूछना है। 5 सवाल अपने दिमाग में बैठा लो। पहला सवाल, हाँ जी कितना कमाते हैं आप? कोई भी पूछेगा, हाँ जी कितना कमा लेते हैं। अब सही तरीके से पूछे या इनडायरेक्ट तरीके से पूछेगा जरूर, कितना कमा लेते हैं आप। दूसरा क्या पूछेगा, बचा कितना लेते हो? चलो कमा तो लेते हो आप, 10 लाख कमाते हो, 50 लाख कमा लेते हो सालाना, बचाते कितना हो? ठीक है, ये कैरेक्टर बताएगा अपने दामाद का। तो दूसरा सवाल हम पूछेंगे, बचाते कितना। पहला क्या हो गया, कितना कमा लेते हो, मतलब रेवेन्यू।
कितना आ जाता है, ठीक है, कंपनी के टर्म्स में बता रहा हूं, रेवेन्यू कितना आ जाता है। दूसरा, कितना बचा लेते हो, मतलब नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारा। तीसरा, जेब में कितना, ये तीसरी चीज हो गई जो बचा लेते हो। उसके बाद हो सकता है कहीं पे इन्वेस्ट कर देते होगे, हो सकता है जमीन ले लिया आपने, हो सकता है आपने गोल्ड ले लिया, कुछ भी कर लिया आपने, गाड़ी वाड़ी खरीद ली, तो आपकी जेब में कितना है, ये मैं तीसरा सवाल पूछूंगा। आप भी पूछोगे अगर आप दामाद बनाने वाले हो किसी को, समझ रहे हो ना। तो ये तीसरा सवाल है कि हाँ जी जेब में कितना है आपके, ठीक है। इसके बाद हम क्या पूछेंगे, भाई घर बार कैसा है आपका, घर बार कैसा है बताओ, ठीक है, खानदान कैसा है, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी देने वाला हूं, अगर किसी खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आप मतलब आपका बिजनेस में नुकसान हो जाए या जॉब छूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या आपके पास जमीन जायदाद कुछ ऐसा है जिससे हमारा गुजारा बढ़िया चल जाएगा, मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम क्या देखेंगे, घर बार कैसा है, जमीन जायदाद कैसी है, खानदान कैसा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और लास्ट में हम क्या पूछेंगे, उधार कितना है तुम्हारे ऊपर, मतलब लोन वोन ले रखा है, कर्ज के तले दबे हुए हो, क्योंकि कर्ज सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो ये भी चीज हम पूछने वाले हैं। अब अगर इन्हीं सारी चीजों को आपने कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाओगे। मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है, आपके सामने कुछ स्टॉक्स को करता हूं, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कौन से ऐसे 10 स्टॉक्स हैं ये भी बता दूंगा, और कौन से ऐसे 6 स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं, क्यों पिक किए हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। टिके रहना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो टिकर टेप का वेबसाइट आप खोल सकते हो, या फिर आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे, पहला स्टॉक मैं बताता हूं आपको। 10 स्टॉक्स थे, तो मैं टॉप 10 सीधा सीक्वेंस वाइज नहीं बताऊंगा, 10th स्टॉक से शुरुआत करता हूं। 10th स्टॉक जो उसके अंदर था, तो वो था IPCA लैबोरेटरीज। ऑलराइट, IPCA लैबोरेटरीज, जिसके अंदर 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया। अब क्यों इन्वेस्ट किया, मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, ठीक है। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगे, आपको उस कंपनी का प्राइस दिख जाएगा, अभी कितना करंट प्राइस चल रहा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू सही है कि नहीं, बहुत सारे सजेशंस देते हैं। ये सजेशंस को बाद में हम समझेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, वो 5 सवाल, ठीक है। पहला 5 सवाल क्या था, पहला सवाल क्या था उसके अंदर कि हाँ जी कितना कमा लेते हो। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर जाएंगे, और डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, क्या, इनकम को चेक करने वाले हैं, ठीक है। और इनकम को देखेंगे कि कितना कमा लेते हो, आज नहीं पिछले 5 साल से 7 साल से कितना कमा रहे हो, रेगुलरली कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है ये इंसान, ये हम चेक करेंगे। तो अब कंपनी की बात करते हैं, कितना कमा लेती है कंपनी, ठीक है। तो 2016 से चेक कर लेते हैं। 2800 करोड़ था 2016 में, 3100 करोड़ हो गया 2017 में, मतलब बड़ा, सिंपल बड़ा। हाँ जी, 2018 में क्या हुआ, 3299 करोड़, मतलब 3300 करोड़ हो गया, 3300 करोड़ हो गए, बड़ा, ठीक है, बार बार बड़ा। फिर 2019 में 3800 करोड़ हो गए, फिर बड़ा, ठीक है। 2020 में क्या हुआ, 4600 करोड़ हो गया, बहुत बढ़िया, कंपनी तो बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमा रही है जी। 2021 में क्या हो गया, 5400 करोड़ हो गया, मतलब रेगुलरली पैसा कमा रही है कंपनी, ठीक है। अब क्या था दूसरा सवाल, बचा कितना लेते हो जी, कमा तो लेते हो, बचा कितना लेते हो। तो नेट इनकम को चेक करेंगे, 2016 से ही चेक कर लेते हैं। नेट इनकम 93 करोड़ का था 2016 में, लेकिन सीधा 17 में क्या हुआ, 194 करोड़, मतलब 194 करोड़, 100 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई एक साल के अंदर। फिर क्या हुआ, 239 करोड़, फिर 444 करोड़, फिर 606 करोड़, फिर क्या हुआ 2021 में 1140 करोड़ रुपए कमाए, मतलब कमाते भी अच्छा हो और बचा भी बढ़िया लेते हो। तीसरे सवाल पे चलेंगे। तीसरा सवाल क्या था कि चलो बचा तो लिया, जेब में कितना है आपके ऑपरेशंस को करने के लिए, आपके पास जेब में कितना बच जाता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो आपने कमाया और बचाया, हो सकता है वो बहुत सारा पैसा आप अपने लोन को रीपे करने में या किसी अलग वेंचर में इन्वेस्ट करने में वो सारा पैसा लगा देते हो। तो आपकी जेब में कितना बचा वो चेक कर लेते हैं जरा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है कैश फ्लो। इस वेबसाइट के ऊपर ना बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूं आपको मैं। तो ये देखो, कैश फ्लो पे सर्च किया मैंने, कैश फ्लो पे सर्च करने के बाद मैं फ्री कैश फ्लो पे आ गया, और उसके बाद 2016 से चेक कर लेता हूं। 2016 में 461 करोड़ थे, 2017 में कम हो गया, 145 करोड़ हो गया, ठीक है। 2018 में क्या हुआ, 204 करोड़ हो गए, 2019 में 320 करोड़ हो गए, 2020 में 264 करोड़ 264 करोड़, एंड 2021 में 728 करोड़। मतलब बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन हो सकता है उतना फ्लक्चुएशन मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है वो फ्लक्चुएशन अपने डेट को रीपे करने में, लोन को रीपे करने में कंपनी कर रही है। वो हम अभी चेक कर लेंगे, क्या इसका लोन कम हुआ है, क्या इसका लाइबिलिटीज जो है वो कम हुए हैं, वो अभी हम चेक कर लेंगे। अगर वो कम हुए तो हो सकता है ये वही यूज किया हो इसने। ऑलराइट, तो ये हो गया एक छोटी सी एनालिसिस हमने कर ली कि हाँ जेब में पैसा तो है, ठीक है, और इतना जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है वो इतना मैटर नहीं करता। ऑलराइट, अब चौथा सवाल क्या था हमारा, भाई घर बार कैसा है आपका, ठीक है, आपके पीछे कुछ है कि नहीं है, पूंजी वूंजी है कि नहीं है। सिमिलरली अगर मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ये जानना है क्या उस कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग है। अगर वो कंपनी डूब जाती है तो मेरे को मेरे पैसे रिकवर करने में दिक्कत तो नहीं आएगी। उसके पास इतना एसेट है ना कि कहीं वो अगर बेचती भी अपने एसेट को, मैंने मशीनरी को या अपनी जमीनों को या किसी भी चीज को बेचती है, तो वो बेच के मेरे को मेरा पैसा लौटा सकती है। ये मैं कैसे चेक कर सकता हूं, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं ये देख के। ऑलराइट, तो यहां पे सिंपल सी बात,
हम वापस से आ जाएंगे 2016 में यहाँ पे 3,891 करोड़ 3,891 करोड़ थे एसेट के नाम पे। इसके बाद 3,959 करोड़, 4,115 करोड़, 4,548 करोड़, 5,257 करोड़, 6,000 करोड़, मतलब कंटिन्यूअसली इसके जो घर बार का एक्सपेंशन है इस कंपनी ने किया है, एसेट्स इसके बड़े हैं। अब देखते हैं कि क्या इसकी लाइबिलिटीज कम हुई है, उधार कैसा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, उधार कैसा है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज देख लेते हैं, 2016 से ही देख लेंगे। 1632 करोड़ थे, कम हुआ 1504 करोड़ हुए, फिर कम हुआ 1426 करोड़ हुए, फिर कम हुआ 1410 करोड़ हुए, फिर बढ़ गया 1616 करोड़ हो गए, फिर उसके बाद कम हो गया 1350 करोड़ हो गया। मतलब हल्का सा यहाँ पे बढ़ा है, बाकी कम हुआ है। तो मैंने बताया था ना, हो सकता है फ्री कैश फ्लो जो कम हुआ था, थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था, वो यहीं पे डेट को रिपे करने में हुआ हो। तो ये जो 5 सवाल हमने देखे हैं, इस 5 सवालों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये कंपनी को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है और ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म आने वाले टाइम में कर सकती है। ऑलराइट, सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज पे बात करेंगे। थोड़ा सा आप ये भी चेक कर सकते हो कंपनी के बारे में ओवरव्यू पे जाके कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, पीई रेशो क्या है। देखो पीई रेशो यहां पे है 21 रुपए का, 21 का पीई रेशो, मतलब अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो उसके बदले में मुझे 21 रुपए डालने पड़ेंगे। अगर मैं 10 रुपए कमाना चाहता हूं, 210 रुपए अगर मैं डालूंगा तो 10 रुपए मैं साल में कमा सकता हूं। अगर मैंने 2,000 रुपए डाले तो मैं 100 रुपए कमा सकता हूं साल में। अगर मैंने 20,000 रुपए डाले तो मैं 1,000 रुपए कमा सकता हूं। इसी हिसाब से जितना कम पीई रेशो उतना ज्यादा बढ़िया। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका पीई रेशो 300 का होता है, 200 का होता है, 250 का होता है, तो बाकी कंपनीज के मुकाबले इसका पीई रेशो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। 21 रुपए, ठीक है, मतलब रीजनेबल है। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं कि कंपनी की होल्डिंग्स क्या है। मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूं, 5 स्टेप्स मैंने बता दिए। अब 2-3 चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर आपको और अच्छे तरीके से खुद एनालाइज करना सीखना हो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। मेरी पूरी सीरीज शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी और आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे किसी भी स्टॉक को। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम होल्डिंग्स को चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है, यहां पे आप चेक कर सकते हो। एक एक चीज, ये वेबसाइट इतनी जबरदस्त है ना, एक एक चीज आप यहां पे चेक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग बढ़ी है क्या, ये देखो आप, दिसंबर 2020 में इतनी थी, धीरे धीरे करके बढ़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां पे देख रहे हो ना आप, प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स मतलब जिनकी कंपनी है, उनके जो होल्डिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली उनके पास उतनी होल्डिंग है, वो कम भी नहीं कर रहे, बढ़ा भी नहीं रहे। तो ये जो है ये बढ़िया साइन दे रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने होल्डिंग्स को कम कर रही है, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो हर जगह से ही मार्केट में अपने होल्डिंग्स को कम कर रही है, तभी तो शेयर मार्केट गिर रहा है। और वो क्यों कम कर रही है, इसके पीछे के बहुत सारे कारण है, ठीक है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं बता दूंगा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारा पैसा निकाल रही है मार्केट से, जिसकी वजह से ही रुपया अभी बहुत लो पे आ गया है, ठीक है, यूएस डॉलर के मुकाबले। तो इसके पीछे क्या कारण है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी। ऑलराइट, तो यहां पे हमने समझ लिया कि जी ये कंपनी जो है ये बेहतरीन कंपनी है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अब एक और स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, ठीक है, और मेरा भी फेवरेट है। तो वो स्टॉक थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ग्रो करने वाला है और वो टॉप 10 के अंदर भी है। ऑलराइट, तो स्टॉक का नाम है सिप्ला एंड सिप्ला का प्राइस चार्ट यहाँ पे खुल चुका है, राइट। तो सिप्ला के बाद अभी हम ये नहीं देखेंगे कि लाल चल रहा है, ग्रीन चल रहा है, कुछ नहीं देखेंगे। पहला सवाल क्या था हमारा, कितना कमाते हो, कितना कमाती है, जरा हम चेक कर लें, ठीक है। कंपनी कितना कमाती है तो हमें कहां से पता लगेगा, रेवेन्यू से पता लगेगा। रेवेन्यू हम चले आए यहाँ पे 2016 से देख लेते हैं, 15 से देख सकते हो, आप कभी से भी देख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। और आप, अब मैं 10 स्टॉक्स बता दूंगा आपको खुद को एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13,000 करोड़ थी, 14,000 करोड़ हुई, 15,000 करोड़ हो गई, 16,800 करोड़ हो गई, 17,400 करोड़ हो गई, 19,400 करोड़ हो गई, फिर 22,040 करोड़ हो गई। मतलब कंसिस्टेंटली पैसा बढ़ा रही है और पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। सिंपल पहला सवाल बिल्कुल अच्छा है जी। दूसरा सवाल क्या है, कितना बचा लेते हो, वो कैसे पता लगेगा, नेट इनकम को देख के। नेट इनकम 2016 से हम देखनी शुरू करते हैं अगर, ठीक है, नेट इनकम अगर 2016 से देखनी शुरू करें हम तो 1359 करोड़ थे, 1359 करोड़। फिर नेट इनकम कम हो गया, 1,000 करोड़ पे आ गया, फिर बढ़ गया 2018 में 1,400 करोड़ पे आ गया, फिर 1,527 करोड़, 1,546 करोड़ एंड 2,400 करोड़ और फिर 2,530 करोड़ के आसपास 2022 में। मतलब कंसिस्टेंटली क्या हुआ, प्रॉफिट भी बढ़ा, पैसा कमा भी रही है और बचा भी रही है। अब जेब में कितना है जी, आपके पास फ्री कैश फ्लो कितना है वो हम चेक कर लेते हैं जरा। फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो भी हमें दिख जाएगा। अभी 2016 से देखते हैं, 600 करोड़ थे, 1,200 करोड़ हुए,
फिर 600 करोड़ हो गए, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ। पिछली कंपनी में भी देखा फ्लक्चुएशन था, यहां भी हुआ। इसके बाद 1164 करोड़, इसके बाद 2000 करोड़, इसके बाद क्या हुआ 2900 करोड़, 2900 करोड़। मतलब कंसिस्टेंटली इसके पास जेब में भी पैसा इसके बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया जी। इसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या देखेंगे, घर बार कैसा है इसका, तो टोटल एसेट्स को देखेंगे 2015 से 15,000 करोड़ का एसेट था इसके पास, 21,000 करोड़ का हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया 20,000 करोड़ का हो गया, फिर 22,000 करोड़ का हो गया, फिर 23,000 करोड़ का हो गया, फिर 23,000 करोड़ 400 करोड़, फिर 24,800 करोड़। मतलब कंसिस्टेंटली इसके घर बार का भी एक्सपेंशन इसने किया है, एसेट्स भी बढ़े हैं। अब देख लेते हैं लाइबिलिटी का क्या सीन है जी। लाइबिलिटी कम हुआ है, बढ़ा है या कांस्टेंट है, क्या है, तो 4,688 करोड़ थे इसकी लाइबिलिटी। कब थी वो, 2015 में। फिर क्या हुआ, 9,000 करोड़ हो गए, 7,887 करोड़ हो गए, फिर 8,000 करोड़, फिर 8,400 करोड़, फिर 7,300 करोड़ एंड 6,269 करोड़। मतलब कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इसकी लाइबिलिटीज भी कम हुई हैं। मतलब हमारे 5 के 5 सवालों पे ये कंपनी खड़ी उतर रही है। अब मैं बताता हूं क्या चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे ओवरव्यू पे जाके। अच्छा, अगर टिकर टेप के बारे में आपको और जानकारी चाहिए ना, ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इस पे एक एक चीज हम देख सकते हैं। कोई न्यूज आया कंपनी के बारे में, कुछ इवेंट्स हुआ है, होल्डिंग कितनी है। होल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है क्या, अगर कंपनी के मालिक को खुद ही अपनी कंपनी पे भरोसा ना हो, मतलब प्रमोटर होल्डिंग अगर कम हो कंपनी की, तो आपको उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी दिखाने के लिए प्रमोटर होल्डिंग रखती है, बट अपनी होल्डिंग को कहीं ना कहीं प्लेज कर देती है, मतलब किसी को गिरवी दे देती है, ठीक है, और वो बहुत सारे लोग नहीं देखते। वो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर वो प्लेज्ड है तो आप समझ लो कि सामने वाले के पास दिखाने के लिए तो होल्डिंग है कि मेरे पास जी 55% है, पर 55% भी किसी को गिरवी दे रखा है उसने, तो वो देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कंपनी में अगर इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, तो यहां पे ओवरव्यू के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसका पीई रेशो क्या है। ठीक है, पीई रेशो मतलब कि कितना पैसा लगाने पे कितनी की अर्निंग हो सकती है। 30 का पीई रेशो है, ये भी अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है। 30 का पीई रेशो अच्छा माना जाता है। तो होल्डिंग्स के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो यहां पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग, ये देखो यहां पे बढ़ी हुई है। ऑलराइट, तो ये थोड़ी बहुत चीजें जो हमें एनालाइज करनी होती है। इन दो कंपनीज को भी मैं मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल दूंगा। आप ले सकते हो, ये मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर एडेड है, स्पेशली ये सिप्ला, और वो तो बहुत कम क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है अभी। अगर कंपनी ने सच में बढ़िया ग्रोथ देनी शुरू करी तो मैं इसके अंदर धीरे धीरे करके ऐड करता चला जाऊंगा। तो यहां पे मैंने आपको 2 कंपनीज के एनालिसिस करके दिखा दी, उसी प्रिंसिपल पे, उसी मंत्र पे जो मैंने आपको अभी सिखाया। अब बाकी की जो 8 कंपनीज है उस पर एनालिसिस आप खुद करेंगे। मैं आपको उन सारी कंपनीज के नाम यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको 10 की 10 कंपनीज दिख रही हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स ने डिसाइड किया और उसके अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब कितने म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया वो उसके सामने लिखा है। जैसे अपोलो के सामने आपको दिख रहा होगा 42 म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इन्वेस्ट किया इसके अंदर। सिमिलरली जिसमें जितने कंपनीज ने इन्वेस्ट किया वो सारी यहां पे दिख रही होंगी। तो आप अपनी एनालिसिस 8 के 8 स्टॉक्स पे जरूर करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कौन कौन सी कंपनीज बहुत बढ़िया लगी। अब मैं आपको 6 नाम बता रहा हूं जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे बढ़िया लगे, ठीक है। आप अपने कुछ और नाम भी चूज कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बिल्कुल बता सकते हो। तो ये 6 कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं, टिकर टेप का ही लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट के ऊपर जाके इतना इजीली, मतलब इसका यूजर इंटरफेस इतना आसान है ना, आप एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी पाओगे। ये इंडिकेशन भी बहुत सारे दे देते हैं, एप्लीकेशन भी मिलेगा इसका, वेबसाइट भी मिल जाएगी इसकी, जिस मर्जी पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ, कुछ फीचर्स जो है इसके फ्री होते हैं, कुछ फीचर्स पेड भी होते हैं, तो वो पेड वाले पे जाना कि नहीं जाना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज ही होता है उसका, तो आप देख सकते हो उसको। सो फटाफट से अपनी एनालिसिस करना शुरू करो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपने कौन सी कंपनी को चूज किया, अगर किया तो क्यों किया, और अगर जिस कंपनी को नहीं किया चूज तो क्यों नहीं किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, आप एंजल वन के ऊपर, आप स्टॉक्स के ऊपर अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहां पे बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं, वो मैं अभी किसी और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर जबरदस्त नॉलेज के साथ। अभी टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी सीरीज आने वाली है, जो चीजें मैंने सीखी और जो चीजें इंप्लीमेंट करके मैं हजारों रुपए डेली के बना लेता हूं, ठीक है। नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, ट्रेडिंग के अंदर कर रहा हूं वो सारी चीजें। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको हाईलाइट सेक्शन के अंदर एक फाइनेंस का आपको हाईलाइट मिलेगा, वहां पे जाके चेक करना कैसे कैसे ग्रो किया है। 2,000 से लेकर 25,000, 60,000 वो कैसे एक एक दिन के अंदर बनाए, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत जल्द। तो चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ताकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उसमें भारत को फाइनेंशियली एजुकेट कराने में आपका एक छोटा सा हाथ हो, मेरा जैसे एक छोटा सा हाथ है। ऑलराइट, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर बहुत जबरदस्त नॉलेज के साथ। टिल दैट टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।